वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें। सो आज की कहानी जो मुझे है सुनानी, आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत शानदार जबरदस्त जिंदाबाद टॉपिक जो कि है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। और क्योंकि हमने इम्यूनिटी को लास्ट क्लास में कवर कर लिया, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो उसके जस्ट बाद हमको वैक्सीन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज आप लिंक नहीं कर पाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं नीट या आईआईटी, तो आप हमारी डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं टीम को, क्योंकि ये है आपकी बहुत ही फाइन फैकल्टीज जो आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचने में भरसक प्रयास कर रही हैं और आपको मदद कर रही हैं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वन डे यू विल क्रैक द नीट एज वेल एज द आईआईटी। तो आप जाइए, इनके वीडियोस देखिए और आप देखेंगे कि कितनी जान है इनके वीडियो में। क्यों मैं आपको बता रही हूं? क्योंकि इसकी एक मेंबर तो खुद मैं ही हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों बिना किसी देरी के। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन ये हमको पता होना चाहिए। इतने सारे आजकल जो है तो बड़ा ही लोग जो है कोविड का वैक्सीन लगवाओ, ओ तुम्हें वैक्सीनेशन नहीं हुआ, ओ तुम्हें दोनों डोज नहीं लगे, ओ तुम्हें एक डोज लगा हुआ है। ये एक बहुत ही मारामारी इस समय चली हुई है। वैक्सीनेशन इज अ प्रिवेंशन। ठीक है, बेसिकली ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है बच्चों, वैक्सीनेशन एक प्रिवेंशन है, ये आपको पता होना चाहिए। ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो जब भी हमको ये लगता है कि ये भयावह बीमारी जिससे हम मर सकते हैं, उसके लिए वैक्सीन अगर बनाया गया है तो आपको उसका वैक्सीन लगाना चाहिए। ठीक है, वैक्सीनेशन आपको प्रिवेंट करता है डिजीज से। कभी भी वो डिजीज जो है वो नहीं होती अगर आप उस चीज से वैक्सीनेटेड हैं, मतलब उस डिजीज की वैक्सीन से वैक्सीनेटेड हैं। Now what is a vaccination and immunization? वैक्सीनेशन का मतलब कुछ नहीं है, आपके इम्यून सिस्टम को रेडी किया जा रहा है फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जैसे कि हम लोग पॉलिसीज खरीदते हैं ना, तो अपन प्रीमियम भरते कि नहीं भरते हैं कि फ्यूचर में कभी गिर जाए, मुंह टूट जाए, कहीं हॉस्पिटल में चले जाएं तो अपना प्रीमियम जो है ये सब जो भर रहे हैं इससे फायदा मिले। तो वैक्सीनेशन वैसे ही एक LIC पॉलिसी है बच्चों, जो बेसिकली आपके शरीर में बनाई जा रही है ताकि फ्यूचर में अगर हमें कभी कुछ हो तो उस पॉलिसी का पैसा इन्वेस्ट करके हम अपने आप को बचा सके। सो इट इज जस्ट अ इन्वेस्टमेंट ऑफ योर बॉडी, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वैक्सीनेशन क्या होता है? चलिए सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि ये वैक्सीन होती क्या है। इसके लिए मुझे एक ब्लैंक स्लाइड चाहिए है बच्चों। चलो शुरू करते हैं। ओहो हो। सो व्हाट इज वैक्सीन? नंबर 1 क्वेश्चन इज दिस। ठीक है, वैक्सीन क्या होती है पहले हम ये जानते हैं। देखो, ह्यूमन बॉडी जो होती है, ध्यान से समझना, पहले अपन शुरू करते हैं। वैक्सीन इज नथिंग, इट इज द पैथोजन। ठीक है, वैक्सीन पैथोजन है, ठीक है, ध्यान से समझना, जिसको बॉडी में हम इंजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसको हम बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं। पर सवाल ये है कि मैडम अगर हमने किसी पैथोजन को बॉडी में इंजेक्ट कर दिया तो बीमारी हो सकती है। अरे बिल्कुल हो सकती है यार, पैथोजन घुसेगा तो बीमारी तो होगी ही। तो इस पैथोजन को आपको क्या करना है? इनएक्टिवेट। ठीक है, या इस पैथोजन को आपको क्या करना है? हाफ किल्ड करो इसको। ठीक है, इसको आप क्या कर दो? हाफ किल्ड कर दो, या तो आप इसको फुल किल्ड कर दो। ठीक है, या तो आप इसको इनएक्टिव कर दो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, आप इसको इनएक्टिव कर दो, आप इसको पूरा किल्ड कर दो, आप इसको हाफ किल्ड कर दो और इसको बॉडी में इंजेक्ट करो। तो जब मैडम हमको पैथोजन ही डालना है तो उसको किल क्यों किया? क्योंकि अगर बेटा लाइव पैथोजन डाल दोगे तो डिजीज हो जाएगी, तो इसको हमको हाफ किल्ड कर देना है। फुल किल्ड भी होती हैं बहुत सारी वैक्सीन, या तो आप उन्हें इनएक्टिव कर दो। ठीक है, अगर हमने इसको हाफ किल्ड किया, इनएक्टिव किया, तो इसको हम कहते हैं एटीन्यूएशन। ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बच्चों? इस कंडीशन को हम कहते हैं एटीन्यूएटेड कंडीशन। तो अगर हमने उसको हाफ किल्ड किया, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एटीन्यूएटेड। क्यों ऐसा किया? ताकि बॉडी में इन्फेक्शन नहीं हो। अब ऐसा करने का कारण क्या है? देखो बच्चों जी, ध्यान से सुनो मेरी बात। जब हमने पैथोजन में इस पैथोजन को इसके अंदर एंट्री की तो क्या होगा बोलो? तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये पैथोजन जिसको हीट किल्ड करके डाला गया है, ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करेगा? पहले ये पैथोजन घुसा, बॉडी पहले रिकॉग्नाइज करेगी इस पैथोजन को। ठीक है, बॉडी रिकॉग्नाइज करी। ठीक है, बॉडी ने कैसा रिकॉग्नाइज किया? कि बॉडी रिकॉग्नाइज एज फॉरेन। ठीक है, कोई बीमारी नहीं हो सकती क्योंकि इसको हमने हीट किल्ड कर दिया है, पर बॉडी इसको पहचानेगी तो फॉरेन की तरह ही। पहचानेगी कि नहीं पहचानेगी? अरे बोलो ना, बॉडी इसको फॉरेन की तरह पहचानेगी। डन है बच्चों। ठीक,
अब क्या होगा बोलो मेरे साथ, जैसे ही बॉडी को ये पता चला, ठीक है, कि कोई चीज घुसी है जो कि मेरे शरीर का ये भाग नहीं है, तो बॉडी ने उसको फौरन पहचाना। डन है बच्चों, ठीक है। अब क्या हुआ बोलो मेरे साथ, अब होंगे बहुत सारे केमिकल रिलीज। पढ़ा है ना हम लोगों ने, बॉडी क्या करेगी, पैथोजन को फौरन समझेगी। इसमें सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है, टी हेल्पर सेल, ठीक है। डन है बच्चों। अब ये टी हेल्पर सेल किसको जगाएगी, ये टी हेल्पर सेल जगाएगी किसको बोलो, ये जगाएगी बी लिम्फोसाइट को, ठीक है, बी लिम्फोसाइट को, या नॉट बी लिम्फोसाइट को, ये जगाएगी बी सेल को, सब्सिक्वेंटली बी सेल को, जो भी बी सेल इसके लिए बनी है उसको जगाएगी बी सेल को। डन है बच्चों। अब ध्यान से सुनना, अब जैसे ही बी सेल क्या होगा, बी सेल में होगा प्रोलिफरेशन, ठीक है, बी सेल में होगा बच्चों जी प्रोलिफरेशन, ठीक है, ओके, बी सेल प्रोलिफरेशन। अब आगे की कहानी मैं और आपको बताती हूँ क्या हुआ, फिर से समझिए। वैक्सीन कुछ नहीं है, वैक्सीन इज द आर्टिफिशियल फिनोमिना। बेसिकली ये है क्या, मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिए। इट इज द आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। क्या है ये, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, ये है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। डन है बच्चों। नाउ अब आपको मेरी बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। वैक्सीन होता क्या है, वैक्सीन जो प्रोसेस बॉडी नॉर्मली कर रही है वो प्रोसेस हम बॉडी से आर्टिफिशियली करवा रहे हैं। जैसे जब भी कोई इन्फेक्शन हमारे अंदर घुसता है तो हमारी बॉडी में उस इन्फेक्शन की मेमोरी बन जाती है, और बाद में कभी वो इन्फेक्शन आता है तो हम उस मेमोरी के सहायता से उस बीमारी से लड़ लेते हैं बच्चों। अब वैक्सीन में हमने क्या किया कि अब हो सकता है जैसे कोविड का वैक्सीन हमने बनाया, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को कोविड नहीं हुआ, उन्होंने उसके पहले अपना वैक्सीन लगा लिया। पर अब ध्यान से समझो, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, वैक्सीन क्यों बना रहे हैं हम, कि पहली बार भी इन्फेक्शन ना घुसे, ठीक है। जब हम लोग नॉर्मली क्या होता है कि पहली बार इन्फेक्शन होता है तो दोबारा नहीं होता है, पर बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो दोबारा भी हो जाती हैं। तो होता क्या है बेसिकली, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वैक्सीनेशन, कि जो पहली बार भी इन्फेक्शन होता है जिससे आदमी की जान चली जा रही है वो भी ना हो। तो अगर हम चाहते हैं कि बीमारी कभी हो ही ना, वो वाली कोरोना कभी हो ही नहीं, तो उसका वैक्सीन आप लगा लो। तो कैसे बनाएंगे, क्या अगर पहली बार होता है दूसरी बार कोरोना नहीं होता है, हम ये मान रहे हैं क्योंकि हमारी बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना रही, पर अगर पहली बार में आदमी नहीं पड़ गया तो फिर क्या करेगा रे तुम लोग, ठीक है। तो इसलिए हम लोग वैक्सीन बना के रखते हैं। वैक्सीन इज अ प्रिपरेशन ऑफ इनएक्टिव, हाफ किल्ड और फुल किल्ड पैथोजन, ठीक है। सो एंड आफ्टर दैट वी गेट इंजेक्टेड इनटू द ह्यूमन बींग, ठीक है, ह्यूमन बींग के अंदर इंजेक्ट किया। ह्यूमन बींग को ह्यूमन बींग की बॉडी के इम्यून सिस्टम को समझ में आया कि अरे ये तो कुछ और ही है। बॉडी इसको क्या रिकॉग्नाइज करेगी, बॉडी इसको फॉरेन रिकॉग्नाइज करेगी, और बॉडी इसको फॉरेन रिकॉग्नाइज करके टी हेल्पर सेल, जो टी हेल्पर सेल का तो काम ही यही होता है, टी हेल्पर सेल जो है वो तुरंत जाएगा बोन मैरो में, लिम्फ नोड्स में, और बी सेल को जगाएगा। बी सेल जागेगी, बी सेल में प्रोलिफरेशन शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे की कहानी कहाँ बताऊं, यहाँ बताती हूँ, चलो। अब बी सेल जो है ये एक्टिव हुई, ठीक है बच्चों, बी सेल जो है ये हुई एक्टिव। अब बी सेल जब एक्टिव होगी तो वो क्या बनाती है, बी सेल प्रोलिफरेट होगी, ठीक है। बी सेल क्या होगी बच्चों, प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट होने के बाद क्या होगा, बोलो मेरे साथ, प्रोलिफरेट होने के बाद ये क्या बनाएगी, बोलो मेरे साथ, ये बनाएगी दो चीजें, ये बनाएगी प्लाज्मा सेल, ठीक है, ये क्या बनाएगी सॉरी, प्लाज्मा सेल। अब ये प्लाज्मा सेल जो है ये डिवाइड होगा, ठीक है, क्या होगा बच्चों, डिवाइड होगा, और ये दो प्रकार की सेल बनाएगा। याद है आपको लास्ट क्लास की, भूल गए मैम, हमें ये याद नहीं कि हमने खाना क्या खाया, आप तो पूछ रही हो कि क्या है, ठीक है बेटा, पढ़ा करो, है ना, बिना पढ़े कैसे काम चलना है तुम लोगों का, ठीक है। तो ये हो फिर क्या बनेगी बच्चों, ये बनेगी इफेक्टर बी सेल, इफेक्टर बी सेल, ठीक है, और एक बनेगी बच्चों मेमोरी बी सेल, ठीक है, एक बनेगी मेमोरी बी सेल, ठीक है, ठीक है, मेमोरी बी सेल, ठीक है, या मेमोरी बी सेल मत बोलो, मेमोरी, हाँ बी सेल ही बोलो, मेमोरी बी सेल, ठीक है। अब ये जो इफेक्टर बी सेल है बच्चों जी, ये क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज, क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज से हम जो है इस इनएक्टिवेटेड पैथोजन को डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है, ओके, इस इनएक्टिवेटेड पैथोजन का डिस्ट्रक्शन होगा। क्लियर हुआ बात, बोलो मेरे साथ। अब इस रिस्पांस को हम क्या कहते हैं, इस रिस्पांस को हम कहते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पांस, ठीक है, ये क्या है बच्चों, प्राइमरी इम्यून रिस्पांस, ठीक है। अब समझो मेरी बात ध्यान से,
बी सेल प्रोलिफरेट हुई, बी सेल ने प्रोलिफरेशन किया, प्रोलिफरेशन से प्लाज्मा सेल बनी। प्लाज्मा सेल दो प्रकार की सेल्स बनाती है, एक बनाती है इफेक्टर बी सेल जो एंटीबॉडीज बनाएगी, और एक बनाएगी मेमोरी बी सेल्स। ठीक है, अब ये मेमोरी बी सेल्स का काम कब है, ये मेमोरी बना ली हम लोग और सालों सालों तक ये मेमोरी पड़ी हुई है। ठीक है, ये जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है, अगर आपको ग्राफ याद होगा तो हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है, जैसे ही पैथोजन घुसता है तो ये थोड़ा स्लो होता है। इसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है बच्चों, आईजीएम होती है, आईजीएम, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब ये हुआ प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो जब आप पहला जो है डोज लगाते हैं वैक्सीन का, तो आपको थोड़ा बुखार आता है, दिस इज प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, और जब कभी, ध्यान से सुना, ठीक है, अब क्या हुआ ये, अब मेमोरी बी सेल्स हम लोगों ने बना के रखी है, हम लोगों ने ये मेमोरी बी सेल बना के रखी है। अब क्या हुआ, अब एनवायरमेंट से, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चों, क्या बोल रही हूं मैं। अब हमने किया एनवायरमेंट से, ठीक है, एनवायरमेंट से क्या आया बच्चों, लाइव पैथोजन आया। ठीक है, लाइव पैथोजन जैसे ही आया, ठीक है, वैसे ही मेमोरी बी सेल्स की बत्ती जली। आ गया इन मेमोरी बी सेल्स की बत्ती जली। ठीक है, ये मेमोरी बी सेल्स बत्तियां जलाकर क्या बनाएंगी बच्चों, ये बनाएंगी, फिर वही कहानी, ये बनाएंगी आपकी इफेक्टर बी सेल। ठीक है, क्या बनाएंगी, इफेक्टर बी सेल, और ये भी एक अपनी कॉपी बना लेगी, मेमोरी बी सेल, मेमोरी बी सेल। ठीक है, एंड दिस इफेक्टर बी सेल किल द लाइव पैथोजन। क्लियर हुआ इतनी बात। ठीक है, सो इस तरीके से आपका वैक्सीन वर्क करता है। सो बेसिकली वैक्सीनेशन के दौरान हम अपनी बॉडी को इस रिस्पॉन्स के लिए तैयार कर रहे हैं, राइट, कि फ्यूचर में कभी लाइव पैथोजन आ भी जाए तो वी हैव ऑलरेडी द मेमोरी बी सेल्स। ये मेमोरी बी सेल्स जो हैं धड़ डिवाइड होंगी, और ये डिवाइड होकर बहुत सारे इफेक्टर बी सेल्स बना देंगी। ये इफेक्टर बी सेल उसी समय इन्फेक्शन को किल करके, नष्ट करके स्वाहा कर देंगे, और फिर से वो अपनी एक कॉपी बना लेगी, वो होगी मेमोरी बी सेल। एक दोबारा आया, फिर तिबारा आया, कितने बार भी आ जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो बेसिकली वैक्सीनेशन में हम अपनी बॉडी को तैयार करते हैं फ्यूचर के लिए। इट इज अ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो हमने हीट किल्ड पैथोजन डाल दिया, इनएक्टिवेटेड पैथोजन डाल दिया, बॉडी ने सोचा ये तो फॉरेन है, तो बॉडी ने क्या बना ली, एंटीबॉडीज बना ली, पर साथ ही साथ उसने मेमोरी बी सेल्स भी बना रखी है। एंटीबॉडी बना ली तो उस इनएक्टिवेटेड पैथोजन को उसी समय खत्म कर दिया गया, पर काम हमारा इस मेमोरी बी सेल्स है। फ्यूचर में कभी कोई लाइव पैथोजन, हीट किल्ड नहीं, नॉर्मल कोरोना जो है उड़ता हुआ आ गया, तो हमारी बॉडी को कुछ नहीं होगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी द बी सेल्स और मेमोरी बी सेल्स फॉर द कोविड। सो होगा ये कि तुरंत कोविड को समझो, ओ ये तो कोविड है, ये तो वही वाला है जिसके लिए मेरे पास मेमोरी बी सेल्स हैं। तुरंत मेमोरी बी सेल्स जो हैं वो डिवाइड होंगे और बहुत सारी एंटीबॉडीज बना के तैयार कर देंगी और उस कोविड वायरस को मार दिया जाएगा। ठीक है, पर इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है, टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल जो होती है यही इन मेमोरी बी सेल्स को जगाती है, उठो भैया, ओ दाई दादा, ओ दाई बाबा, उठो, आ गया है पैथोजन, मारना है। तो इस पूरी कहानी में टी हेल्पर सेल्स एंड बहुत सारे इंटरल्यूकिन्स वर्क करते हैं, क्योंकि ये जो बोलना चल रहा, आ गया है, सुनो, ठीक है, ये पूरी कहानी जो है ये एक मैसेज के थ्रू जा रही है। और ये जितनी भी कहानी की तुम उठो, तुमको डिवाइड करना है, तुम्हारा समय आ गया है, तुम ये बनाओ, तुम मेमोरी अपनी एक और कॉपी बना के रखना है, क्योंकि एक ही बार का काम थोड़ी है ये। तो ये सब जो कहानियां हो रही हैं ये केमिकल मैसेंजर्स के थ्रू होती हैं, और इन केमिकल मैसेंजर को मेरे प्यारे आंखों के तारे क्या कहते हैं, साइटोकाइन्स। सो एवरीथिंग जो भी इम्यून सिस्टम में हो रहा है, सेल टू सेल कॉन्वर्सेशन, ये केमिकल्स के माध्यम से होता है, जिन्हें हम इंटरल्यूकिन कहते हैं। तो टी हेल्पर सेल आएगी, बोलेगी उठ मेमोरी सेल्स, तो कैसे बोलेगी, बाय द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स कॉल्ड एज साइटोकाइन्स, लिम्फोकाइंस। पढ़ाया था कल आपको, लिम्फोकाइंस की मदद से सारे बी सेल्स जो भी सब, ऐसा नहीं सारे उठ के बैठ गए हैं, नहीं, जो कौन सी बी सेल्स उठेंगे, मेमोरी बी सेल्स उठेंगे, वो भी कौन से वाले, कोविड वाले उठेंगे, जिससे बहुत सारे एक्टिव बी सेल्स बन जाएंगे और कोविड वायरस को वहीं पर किल कर दिया जाएगा। क्लियर? सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। अच्छा, जब एक्टिवेटेड फिर क्या होता है बोला, फिर उसके बाद जब वही इन्फेक्शन दोबारा आता है तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। डन है ना इतनी बात? चलो आगे देखते हैं। सो ये हुआ कंसेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन। ठीक है, सो वैक्सीन क्या है? इट इज अ प्रिपरेशन, सस्पेंशन और एक्सट्रैक्ट ऑफ द डेड एटेन्यूएटेड वीकेंड। ठीक है, डेड एटेन्यूएटेड का मतलब क्या होता है कि हमने उसको वीक कर दिया है, उसके पैथोजेनिक एंटीजेनिक साइट्स को हटा दिया है, वीक कर दिया है, जिससे वो इन्फेक्शन नहीं कर सकता। जर्म ऑफ डिजीज विच इनोकुलेट इनटू अ हेल्दी पर्सन प्रोवाइड्स टेम्परेरी परमानेंट
permanent active passive immunity by including the antibody formation. क्लियर हुआ इतना? चलो, तो एक अगर मैं एक वन वर्ड कहूं तो मैं वैक्सीन को क्या कह सकती हूँ कि ये एंटीबॉडी प्रोवोकिंग एजेंट्स होते हैं, जो एंटीबॉडी को बोलते हैं चल उठ, चल काम कर. ओके, नाउ प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम. मैंने बोला ना कि आप कुछ भी करो, बेसिकली हमको इस मेमोरी बी सेल से मतलब है कि वो बन रही है कि नहीं बन रही है. ठीक है, अगर कोई वैक्सीन बहुत बढ़िया है तो बहुत सारी मेमोरी बी सेल्स बनती हैं, ज्यादा अच्छी नहीं है तो मेमोरी अच्छी नहीं बनती है. ठीक है, वैक्सीन्स आर आल्सो जनरेट मेमोरी बी सेल्स एंड टी सेल्स दोनों. ठीक है, दोनों चीजें बनती है. एंड देखो, आपको पता है कि जब हम किसी पैथोजन को किल करते हैं तो टी हेल्पर सेल दोनों को जगाती है. टी साइटोटॉक्सिक टी सेल को भी जगाती है और बी सेल्स को भी जगाती है. ठीक है, तो भाई टी साइटोटॉक्सिक सेल जगेंगे तो मेमोरी तो बननी है, तो टी मेमोरी सेल्स भी बनती है और बी मेमोरी सेल्स भी बनती है. ठीक है, और इससे हम पैथोजन को क्विकली रिकॉग्नाइज कर पाते हैं और उन्हें खचाखच मार पाते हैं. नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन इनटू द इंडिविजुअल टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज इज कॉल्ड एज वैक्सीनेशन. ठीक है, तो वैक्सीन को लगाना इज कॉल्ड एज वैक्सीनेशन. इट इज द प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजन इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी. तो बेसिकली पूरा हो सकता है कि हम पूरा एंटीजन बॉडी में नहीं घुसा रहे हो. ठीक है, एंटीजन क्या होता है ना, पहले हमको आधे लोगों को बोल रहे हैं ये एंटीजन क्यों बोल रही है बेटा, ये जो पैथोजन है ना इसी को हम कहते हैं एंटीजन. ठीक है, ये जो पैथोजन हम लोग पढ़ रहे हैं ना ये एंटीजन ही हो रहा है. अब ये पैथोजन तो कुछ भी हो सकता है भैया, एंटीजन तो कुछ भी हो सकते हैं. इट मे बी बैक्टीरिया, ठीक है, इट मे बी वायरसेस, ठीक है, इट मे बी पोलन ग्रेन्स, ठीक है, इट मे बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है. इन सबको हम क्या कहते हैं, आपका एंटीजन. ठीक है, डन हो गया बात. ठीक है, सो इट इज अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स. ये मैंने बताया कि हो सकता है कि जो आप पैथोजन घुसा रहे हैं, हो सकता है पूरा पैथोजन की जरूरत नहीं पड़े, उसका कोई एक पार्ट भी एक पूरा मेमोरी सेल्स बनाने में कामगार हो सकता है. ठीक है, तो अच्छा ये स्लाइड्स तो हो गई थी, आगे बढ़ते हैं. तो द वैक्सीनेशन इज ओनली रिफर्स टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन और टॉक्साइड. अच्छा यही वाली स्लाइड थी, सॉरी. ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनएक्टिवेटेड पैथोजन को डालना है. अब ये इनएक्टिवेटेड पैथोजन जो है पूरी तरीके से एक्टिव हो सकता है, थोड़ा वीक करके इसको डालो ताकि इन्फेक्शन नहीं हो, या उसका कोई एक पार्ट डाल दो जिससे इन्फेक्शन नहीं हो, क्योंकि बस बॉडी को ये फील करना है कि ये फॉरेन है, बॉडी उससे बीमार नहीं होनी चाहिए. ठीक है, दीज एंटीजन. अच्छा, अगर मैंने बोला अगर देखो वैक्सीन का जब ट्रायल होता है तो कई बार वैक्सीन लगाने के बाद उसको वो बीमारी हो गई, तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम वैक्सीन प्रिपेयर कर रहे थे तो उस पैथोजन को आपने ढंग से ट्रीट नहीं किया था, जिसकी वजह से वो जैसी बॉडी में गया और एक्टिव हो गया. तो बेसिकली ये है कि जब भी हम वैक्सीन बनाते हैं तो उस बहुत बेहतरीन तरीके से बनाई जाती है, अदरवाइज क्या होगा कि जैसे वो ह्यूमन बॉडी में जाएगी वो एक्टिव हो जाएगी और इंसान को बीमार कर देगी. तो अगर इंसान बीमार हो रहा है उस पैथोजन से तो इसका मतलब ये कि आपने वैक्सीन ढंग से बनाई नहीं है. तो जब भी हम पैथोजन को इनएक्टिव करते हैं, उसको हीट किल्ड करते हैं, उसको एटेन्यूएट करते हैं, उसको वीक करते हैं, तो ढंग से प्रोसेस होना चाहिए, नहीं तो इसी जो आप लगा रहे हैं प्रिवेंशन के लिए उसी से बीमार हो जाओगे. ठीक है, दीज एंटीजन जनरेट द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड मेमोरी बी एंड टी सेल्स. तो बेसिकली जब आप पैथोजन को घुसाते हो इनएक्टिव करके, तो पहली बार में उस पैथोजन को मारने के लिए आपकी बी और टी सेल एक्टिव होती हैं बाय द हेल्पर सेल्स की वजह से और उन्हें जाके मार देती है. पर उसके साथ ही साथ वो क्या बनाती है, मेमोरी बी सेल्स भी, मेमोरी टी सेल्स भी, तब काहे के लिए, जब लाइव वाला वायरस तो उसको मारेंगे. ठीक है, ना आगे बढ़ते हैं. वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन ये दोनों डिफरेंट प्रोसेस है. ठीक है, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन लोग सब एक ही समझते हैं पर ऐसा नहीं है. ठीक है, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन ये दोनों डिफरेंट प्रोसेस होती हैं. वैक्सीनेशन ओनली रिफर्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ वैक्सीन और टॉक्सॉइड. टॉक्सॉइड क्या होता है, जो आप टिटनस का इंजेक्शन लगाते हैं, इट इज लाइक दैट ओनली. ठीक है, व्हाइल इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी अगेंस्ट द वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस थ्रू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक वैक्सीन. क्या बोला, वैक्सीनेशन का मतलब यह है कि सिर्फ आपने क्या घुसा दिया है, वैक्सीन घुसा दिया है. पर इम्यूनाइजेशन क्या प्रोसेस होता है, इम्यूनाइजेशन इस प्रोसेस वो प्रोसेस है कि जब आपने वैक्सीन लगा दिया है तो आपकी बॉडी स्पेसिफिक जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे फॉर द पर्टिकुलर डिजीज. तो वैक्सीन लगाने के बाद एंटीबॉडी प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज इम्यूनाइजेशन और वैक्सीन लगा देना इज कॉल्ड एज वैक्सीनेशन. ठीक है, तो वैक्सीनेशन इज द ओनली रिफर्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वैक्सीन, व्हाइल इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच बॉडी प्रोड्यूस व्हाट, एंटीबॉडीज अगेंस्ट
द वैक्सीन। तो वैक्सीन लगाना वैक्सीनेशन, और वैक्सीन लगा के एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस करना, इट इज द इम्यूनाइजेशन। ठीक है, डन हो गई इतनी बात। आगे बढ़ते हैं। बेसिकली वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैक्सीन, हर प्रकार की वैक्सीन एक जैसी नहीं होती है बच्चों। वी हैव फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, वी हैव सेकंड जनरेशन वैक्सीन, वी हैव थर्ड जनरेशन वैक्सीन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे सिंपल टाइप की जो वैक्सीन हैं उनके बारे में। सबसे सिंपल इजी बीजी टाइप की जो वैक्सीन हैं वो है आपकी फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन के दो टाइप हैं, जिसका मैं इमेज आपको दिखाती हूं। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन दो प्रकार के हैं बच्चों। या तो हम किसी पैथोजन को पूरी तरीके से किल कर दें, ठीक है, मतलब अगर हम उसको पूरी तरीके से इनएक्टिवेट कर दें, ठीक है, हीट किल्ड वैक्सीन होती है ये, हीट किल्ड, ठीक है। तो अगर हम उसको पूरी तरीके से इनएक्टिव कर दे पैथोजन को, तो इनएक्टिव कर दिया तो मैडम क्या है, इनएक्टिव करके क्या फायदा होगा? बेटा जी हमको बीमारियां नहीं कॉज करानी है, हमको अल्टीमेटली बॉडी को ये पहचानवाना है कि कुछ घुसा है उसके खिलाफ तो मेमोरी बी सेल बना, ठीक है, उसको बीमार थोड़ी करना है आदमी को यार। तो जो आपकी फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन है, या तो आपने क्या कर दिया, उसको वीक कर दिया है तो इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता, या तो आपने उसको पूरी तरीके से इनएक्टिव कर दिया है, पूरी तरीके से मार डाला है, बस हम उसकी जैसी बॉडी को लगेगा भाई मार डाला, इसका मतलब ये नहीं उसके परखच्चे उड़ा दिए, मतलब उसको पूरी तरीके से इनएक्टिव कर दिया, वो इन्फेक्शन नहीं कॉज कर सकता है। तो दो प्रकार की है, या तो आपने पैथोजन को वीक कर दिया है, या तो आपने उसे इनएक्टिव कर दिया है, ठीक है, या तो उसे आपने पूरी तरीके से कंप्लीटली इनएक्टिव कर दिया है, या आपने उसे क्या कर दिया है, वीक कर दिया है। अब अगर आपने उसको वीक कर दिया है तो भी वैक्सीन जो है इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, और अगर आपने उसको इनएक्टिव कर दिया तो भी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। कौन कौन सी वैक्सीन होती है वीक वाली? एमएमआर, मीजल्स, मम्स, रूबेला से जो आप लड़ते हैं बचपन में ही लग जाती है आपको, ठीक है। फिर इन्फ्लुएंजा से, ओरल जो आपकी पोलियो वैक्सीन है, ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। ओरल पोलियो वैक्सीन जो होती हैं ये आपको पता है कि पहले हीट किल्ड वैक्सीन दी जाती थी पोलियो के लिए, पर अब हम लोग जो है वो आपकी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन देते हैं, मतलब उसको वीक वाली देते हैं, ठीक है। पहले हीट किल्ड पोलियो वैक्सीन दी जाती थी, अब क्या दिए जाते हैं, वीक पोलियो वैक्सीन दिए जाते हैं, एटेन्यूएटेड वाली दी जाती है, ठीक है। चिकन पॉक्स का जो वैक्सीन है ये भी एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, येलो फीवर का भी एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, और हेपेटाइटिस ए का भी आपका एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, ठीक है। नाउ इनएक्टिव मतलब हमने उसको पूरी तरीके से इनएक्टिव कर दिया। कौन कौन सी? इन्फ्लुएंजा का, हेपेटाइटिस बी का, ठीक है, और आईपीवी का, रेबीज का, कोलेरा का, प्लेग का और पर्ट्यूसिस का, ठीक है। समझ में आई बात? ओके, तो ये है आपकी वैक्सीन की लिस्ट, जो कौन सी एटेन्यूएटेड है और कौन सी हीट किल्ड है, ठीक है। हीट किल्ड मतलब इनएक्टिव, ठीक। चलिए, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन के दो प्रकार थे हमने देखा। तो आपकी फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन या तो लाइव हो सकती है, लाइव एंड वीकेंड, ठीक है। लाइव एंड वीकेंड का समझ में? एटेन्यूएटेड मतलब जिंदा है पर उसके हमने एंटीजेनिक साइट्स निकाल दिए, उसकी वो सारी प्रॉपर्टीज निकाल दी जिससे बीमारी हो सकती है। और या तो वो हीट किल्ड हो सकते हैं, मतलब कि बीमारी तो कॉज नहीं ही करेंगे, ये वाले बीमारी कॉज कर सकते हैं क्योंकि वीक है, पर चांसेस बहुत 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 कम है, ठीक है। ये वाले तो कभी कर ही नहीं सकते, पर इनकी इफेक्टिविटी जो होती है थोड़ी कम होती है, इनकी इफेक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। MMR is attenuated vaccine, small pox, oral polio vaccine, BCG, बेसिलस, फुल फॉर्म याद रखिएगा, बेसिलस कालमेट ग्यूरिन, ठीक है। BCG का टीका क्या करता है बच्चों? ये आपको टीबी से प्रिवेंशन देता है। टीबी नहीं होता। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो होते हैं ये एटेन्यूएटेड होते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, देखो ये दोनों में लिखा हुआ है, मैं क्या करूं बताओ, मतलब मैं क्या करूं, ठीक है। इन्फ्लुएंजा, MMR, ठीक है, ये सारे एटेन्यूएटेड, ये सारे क्या है बच्चों यार, ये सारे एटेन्यूएटेड है, ठीक है। चलो, सारे एटेन्यूएटेड हैं, ये सारे एटेन्यूएटेड वैक्सीन हैं, और मैंने आपको ये सारे दे दिए, रेबीज, कॉलेरा, प्लाग, पर्ट्यूसिस, ये सब के हैं आपके हीट किल्ड। और मैं बता रही हूँ ये वाले ज्यादा चलते हैं, हीट किल्ड वाले नहीं चलते इतने ज्यादा, ठीक। चलिए, ओके, चलो आगे बढ़े, ये लिस्ट आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन्स। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन्स वो वैक्सीन्स होते हैं सब यूनिट वैक्सीन कंसिस्टिंग डिफाइंड प्रोटीन एंटीजन सच एज टेटेनस और डिप्थीरिया टॉक्सॉइड और रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कॉम्पोनेंट सच एज हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन प्रोड्यूस बाय द ईस्ट एंड हर्पीज वैक्सीन। ये क्या होता है, चलिए देखते हैं। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन देखते हैं ये क्या होती है, समझना इसमें क्या होता है। इसमें हम लोगों को पूरा पैथोजन उठाने की जरूरत नहीं है, राइट, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम कोई भी एक पार्ट उठा लेते हैं, ठीक है।
कोई भी हम इंटरेस्ट का उसका डीएनए भी ले सकते हैं, उसका प्रोटीन पार्ट भी ले सकते हैं, मतलब बेसिकली हम पूरे पैथोजन का कोई भी एक हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हम लोग आपके बायोटेक्नोलॉजी में ये सब कुछ पढ़ेंगे, सो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या बोल रही हूँ मैं। फिर क्या होता है, फिर हम उस पार्ट को लेते हैं, फिर हम एक वेक्टर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने यहीं कहीं पे लगाया है उसका इमेज, ठीक है। 3rd जनरेशन का ये है यार, ये तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। सो इसमें क्या लिया हम लोगों ने, कोई प्रोटीन ले लिया एंटीजन का, उसके बाद उसे एक वेक्टर में फंसा दिया। वेक्टर क्या हो सकता है, ईस्ट हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको फंसाया, दिस इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं इसको, रिकॉम्बिनेशन, नया कॉम्बिनेशन बनाया। समझे बात को, एक पैथोजन है, पैथोजन का पूरा हिस्सा नहीं लेना है अपने को, समझ में आई बात, पूरा हिस्सा ना 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 ना, उसका कोई एक हिस्सा लो छोटू सा, ठीक है। उसके बाद उसको एक वेक्टर में फंसा दो। जैसे मान लो, ध्यान से सुनना, ये एक पैथोजन है, ठीक है, तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ तब आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। जैसे मान लो बच्चों कि ये एक पैथोजन है, ठीक है, ये एक पैथोजन घुसा हुआ है, और ये हमने एक ले लिया ईस्ट, ठीक है, ये हमने एक वेक्टर ले लिया ईस्ट, इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ये ईस्ट है, ओके, ये और ये वेक्टर है, डन। उसके बाद हम लोगों ने सिर्फ इसका इतना हिस्सा, इसका और इसका इतना हिस्सा काटा। इसका इतना हिस्सा काटने के बाद नया रिजल्ट क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो, ये बन गया। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ये हो गया आपका लाल, इसको आप ऐसे ही बना लो, ठीक है। और ये हो गया आपका क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेंट कहलाया ये, रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। अब इस रिकॉम्बिनेंट को, ठीक है, अब ये किसके अंदर डालेंगे, ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। और उसके बाद इसके खिलाफ क्या शुरू होगा, एंटीजेनिक रिस्पॉन्स। क्या शुरू होगा बॉडी में बच्चों, एंटीजेनिक रिस्पॉन्स। अब ऐसा क्यों किया हम लोगों ने, क्योंकि बच्चों जो 1st जनरेशन वैक्सीन है उसमें इन्फेक्शन होने के चांस हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें इन्फेक्शन होने के चांस नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ इतना सा पार्ट उठाया है, ठीक है। कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। और ये जो बैक्टीरियाज हम ले रहे हैं वो भी आपके फ्रेंडली बैक्टीरियाज लेते हैं, इसलिए आपको बॉडी में बैक्टीरिया से भी कोई इन्फेक्शन नहीं हो सकता। सो दीज आर द सब यूनिट वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ अ डिफाइंड प्रोटीन एंटीजन सच एज टिटेनस, डिप्थीरिया, टॉक्सॉइड, और रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कंपोनेंट सच एज हेपेटाइटिस बी, सरफेस एंटीजन, जैसे हेपेटाइटिस में हम क्या लेते हैं, सरफेस एंटीजन लेते हैं उसको, और उसको वेक्टर में घुसाते हैं। प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईस्ट हर्पीज वैक्सीन, ठीक है, समझ में आ गई बात, और इसको ह्यूमन बॉडी में लगा देते हैं। पर ये याद रखना कि इसको तुरंत नहीं ऐसे जोड़ा और लगा दिया, पहले इसकी हम लोगों को इसको लैब के अंदर ग्रो करना पड़ता है। खूब सारे जब रिकॉम्बिनेंट बनते हैं फिर उसको प्यूरिफाई करते हैं, फिर प्यूरिफाई करते हैं तो हमको एक रिकॉम्बिनेंट मिला हुआ है, उसके बाद उसको वैक्सीन के रूप में प्रिपेयर किया जाता है, फिर ह्यूमन बॉडी को लगाया जाता है। क्लियर हो गई बात। तो हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग पार्ट यूज करते हैं, जैसे कि हमने हेपेटाइटिस में सरफेस एंटीजन को लिया, उसको वेक्टर में डाला, वेक्टर को रेप्लिकेट करवाया, खूब रेप्लिकेट करवाया, तो हमारे पास खूब सारे एंटीजेनिक प्रोटीन्स बने, और फिर उनको प्यूरिफाई किया, प्यूरिफाई करने के बाद फिर हमने उसको ह्यूमन बॉडी के अंदर लगाया। ऐसा नहीं कि रिकॉम्बिनेंट हुआ, कुछ किया नहीं, डाल दिया, पहले इसको रेप्लिकेट करने दो। रेप्लिकेट कैसे करेगा, क्योंकि जैसे जैसे ईस्ट रेप्लिकेट करेगा तो इसके अंदर जो हमने ये एंटीजन घुसा रखा है, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी वाला ये सेगमेंट घुसा रखा है, ये भी रेप्लिकेट करेगा, तो हमारे पास एंटीजेनिक प्रोटीन्स ज्यादा बनेंगे। फिर इसको प्यूरिफाई करो, प्यूरिफाई करने के बाद वैक्सीन बनाओ, फिर जाकर लगा दो, ठीक है। तो इनको हम सब यूनिट वैक्सीन कहते हैं। एक डिफाइंड प्रोटीन एंटीजन का लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी सेगमेंट जो आपको चाहिए, जैसे कि टिटेनस और डिप्थीरिया टॉक्सॉइड, जो टिटेनस का इंजेक्शन लगाते हैं वो 2nd जनरेशन वैक्सीन ही है, और रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कंपोनेंट सच एज हेपेटाइटिस में बी, सरफेस बी लेते हैं, और इसको मीस्ट के अंदर लगाया, रेप्लिकेट करवाया, प्यूरिफाई किया, ह्यूमन बॉडी के अंदर लगा लिया। इस चैप्टर में अभी इसमें आपको बहुत स्ट्रेस लेना नहीं है, क्योंकि ये हमको रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी जो है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम कहाँ पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे कहाँ पर पढ़ेंगे, आपके बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। ये कहानी आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी नाउ, ठीक है। तो कौन कौन सा एग्जाम्पल हो गया, टिटेनस का हो गया, डिप्थीरिया का हो गया, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। टिटेनस, डिप्थीरिया और हेपेटाइटिस बी 2nd जनरेशन वैक्सीन। 3rd जनरेशन वैक्सीन जो होते हैं ये अभी तक ह्यूमंस में नहीं लगते हैं, ठीक है। 3rd जनरेशन वैक्सीन ह्यूमंस में नहीं आए हैं अभी तक ना, ये अभी तक जो है जानवरों के लिए बनाए, वेटरनरी यूज के लिए। डीएनए जेनेटिक जो ये सबसे एडवांस टाइप की वैक्सीन हैं, इसमें क्या करते हैं आप देखो, 2nd जनरेशन जैसा ही है, पर 2nd जनरेशन में जनरली हम प्रोटीन को घुसाते हैं किसके अंदर, ईस्ट के अंदर, देन रेप्लिकेट कराते हैं, पर इसमें डीएनए की कहानी है। और हम क्या करवाते हैं, हम लोग बहुत सारे एंटीजेनिक प्रोटीन बाहर से बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको ह्यूमन बॉडी में डालते हैं। तो एंटीजेनिक प्रोटीन्स ईस्ट रेप्लिकेट करेगा और जो है तो डीएनए रेप्लिकेट करेगा, डीएनए से प्रोटीन्स बनेंगे। तो ये सारी कहानी हम ह्यूमन बॉडी के बाहर कर रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हो बात को, क्या बोल रही हूं मैं बच्चों। मैंने ये बोला कि भैया आपने क्या किया है, आपने सरफेस प्रोटीन, देखो समझ ध्यान सुन, ठीक। एक हेपेटाइटिस बी वायरस है अपने पास, ठीक है,
उसके ऊपर सरफेस एंटीजन जो होता है उसको, वो हमने माना कि हमको इसको एज अ एंटीजन यूज करना है और इसके खिलाफ बॉडी रिस्पॉन्स करेगी और एंटीबॉडी बनाएगी। क्यों? क्योंकि हेपेटाइटिस बी का जो सरफेस एंटीजन होता है वही खतरनाक होता है। मेरी बात समझ रहे हो ना? हेपेटाइटिस बी का जो सरफेस एंटीजन होता है, सरफेस के ऊपर जो एंटीजन लगे होते हैं, वही आपको इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो उन्हीं के खिलाफ एंटीबॉडी बनाओ। पूरे के खिलाफ बना के क्या कर लोगे? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उस सरफेस एंटीजन का डीएनए निकाल लेंगे। ठीक है, जो सरफेस एंटीजन ऊपर जो सरफेस रिसेप्टर लगे हुए हैं उनका डीएनए निकालो। उसका डीएनए का एक पार्ट निकाल के किसके अंदर घुसाओ? ईस्ट के अंदर घुसाओ, बैक्टीरिया के अंदर घुसाओ। ऐसा ईस्ट बैक्टीरिया लेना जो ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट ना करे। फिर क्या होगा? फिर उसको लैब रिकॉम्बिनेशन कर लिया अपन ने। ठीक है, पढ़ेंगे कैसे करते हैं अपन ये प्रोसेस। फिर उसके बाद उसको उगाओ। जो कैसे उगाओगे? बैक्टीरिया रेप्लिकेट करेगा तो भैया एंटीजन का डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा। डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो क्या बनेगा? बोलो 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 बोलो, प्रोटीन बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब इस प्रोटीन को हमको एज ए वैक्सीन के तौर पे ह्यूमन बॉडी को दे देना है। अब ये जो प्रोटीन है ये सिर्फ किसके लिए? स्पेसिफिकली किसके लिए? सरफेस एंटीजन के लिए। सरफेस एंटीजन के लिए प्रोटीन आपने घुसाया, बॉडी ने फौरन समझा सरफेस एंटीजन के लिए हमने खूब सारी एंटीबॉडी बना ली, मेमोरी बना ली। फ्यूचर में कभी हेपेटाइटिस आएगा तो उसके सरफेस एंटीजन के लिए तो ऑलरेडी आपके पास मेमोरी सेल्स बनी है, हेपेटाइटिस को मार दिया जाएगा। क्लियर हो रही है बात? तो इट इज द रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन होता है आपके सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में। थर्ड जनरेशन में भी वैक्सीन में रिकॉम्बिनेशन होता है, पर यहां का कंसेप्ट थोड़ा अलग है, ध्यान समझो। डीएनए वैक्सीन में क्या होता है कि हम किसी एक का डीएनए निकाल लेते हैं। ठीक है, किसी भी इंफेक्शियस पैथोजन का डीएनए निकाला, उसके बाद हमने उसको किसके डीएनए में फ्यूज कराया? वेक्टर के डीएनए में फ्यूज कराया। ठीक है, वेक्टर कौन होता है? ईस्ट और बैक्टीरिया। ठीक है, समझ गए बात को क्या बोला? और अब हमने क्या किया, ध्यान से समझो। हमने क्या किया कि हमने ईस्ट को ग्रो करने दिया था, पर हम इसको यहां पर ग्रो करने नहीं देंगे। हम बाहर प्रोटीन बनाए थे सेकेंड जनरेशन में और फिर उस प्रोटीन को हमने लगाया एज ए वैक्सीन के तौर पर। ठीक है, अब यहां पर कहानी यह है कि हमने रिकॉम्बिनेशन किया और जो अब उसके बाद इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अंदर घुसाया एज ए वैक्सीन। पहले हमने क्या किया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, फिर उस डीएनए से प्रोटीन बनाया और फिर उस प्रोटीन को एज ए वैक्सीन घुसाया इन द सेकंड जनरेशन। ठीक है, डीएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है कि नहीं बनता है? तो जो रिकॉम्बिनेटेड डीएनए है आपके ईस्ट के अंदर वो क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा कि नहीं बनाएगा? फिर हमको क्या करना है? प्यूरिफाई करना है, उस प्रोटीन को बाहर निकाल लेना और उस प्रोटीन को फिर एज ए एंटीजन या एज अ वैक्सीन देना। यहां पर हमने क्या किया कि डीएनए को रिकॉम्बिनेंट बनाया पर उसको प्रोटीन नहीं बनाने दिया। उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बॉडी के अंदर घुसाया। अब बॉडी के अंदर प्रोटीन बनेगा और उस प्रोटीन को बॉडी फॉरन समझेगी और फिर एंटीबॉडी बनाएगी। हम लोगों ने बाहर सेकेंड जनरेशन में बाहर ही प्रोटीन बनाया, फिर उसको प्यूरिफाई किया और फिर उसको वैक्सीन के तौर पे दिया। थर्ड जनरेशन में हम प्रोटीन ही बॉडी के अंदर बनाएंगे। तो मतलब ये तो बहुत ही खतरनाक रिस्पॉन्स है। ये जनरली फेल हो जाती है ह्यूमन बॉडी के लिए, इसलिए ह्यूमन के लिए अभी तक हम डीएनए वैक्सीन नहीं बना पाए हैं। ठीक है, सो दीज आर द डीएनए वैक्सीन्स मेड अप ऑफ प्लाज्मिड दैट हैज बीन जेनेटिकली इंजीनियर्ड। प्लाज्मिड समझे? एक बैक्टीरिया का डीएनए, उसके अंदर घुसा हुआ है पैथोजन का डीएनए। ठीक है, one or two specific protein antigen from a pathogen. The vaccine DNA is injected to the cells of the body where the host cell reads the DNA and synthesize the pathogen proteins. ठीक है, तो जो है ह्यूमन बॉडी सोचती है कि ये डीएनए तो जो है कौन सा डीएनए? तो फॉरेन डीएनए भैया जी, इसके खिलाफ प्रोटीन बनाओ। तो बॉडी डीएनए को समझ रही है फॉरेन और उसके खिलाफ प्रोटीन बना रही है। सेकेंड जनरेशन में बॉडी प्रोटीन को समझती है फॉरेन, उसके खिलाफ बनाती है। फर्स्ट जनरेशन में बॉडी पैथोजन को ही पूरा फॉरेन समझ रही है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना रही है। तो सबसे स्पेसिफिक कौन सा होगा? सबसे स्पेसिफिक ये वाला होगा कि हम जेनेटिक मटेरियल को समझ रहे हैं। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल के खिलाफ अगर आप एंटीबॉडी बना रहे हो, मतलब ये मोस्ट स्पेसिफिक टाइप ऑफ वैक्सीन होती हैं। प्रोटीन के खिलाफ बना रहे हो, थोड़ी स्पेसिफिक, पूरे पैथोजन के खिलाफ एंटीबॉडी बना रहे हो, तो आप किसी एक रीजन के लिए स्पेसिफिक नहीं हो। सबसे पहले जब भी हम वैक्सीन बनाते हैं तो किसी भी पैथोजन का इंटरनल स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सब अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सी चीज जो है वो इन्फेक्शियस है। ठीक है, अगर किसी का डीएनए इन्फेक्शियस है, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म का डीएनए इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शन उससे होता है, तो हम पूरा होल पैथोजन क्यों डाल रहे हैं एज ए वैक्सीन की थ्रू? उसका डीएनए डालना चाहिए ना हमें। बोलो मेरी बात सही है कि नहीं? है सही है, तो वो होती है डीएनए वैक्सीन। मुझे ये समझ में आया कि इसका सरफेस एंटीजन प्रोटीन खतरनाक है। ठीक है, तो मैं उसका प्रोटीन बाहर से ही बना के डालूं, आर्टिफिशियल इंजीनियर्ड प्रोटीन बना के डालूं जो हेपेटाइटिस के बी सरफेस एंटीजन जैसा दिखता है। अब फर्स्ट जनरेशन में ये रहता है कि फर्स्ट जनरेशन में कोई चीज स्पेसिफिक नहीं है, कोई चीज हमने पूरा पैथोजन ही घुसा दिया, बनाते रहो एंटीबॉडी बनाओ। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन इज नॉट उतनी स्पेसिफिक नहीं, पर फेमस वही है। सेकंड जनरेशन वैक्सीन बहुत फेमस है और चलती भी बहुत ज्यादा है। थर्ड जनरेशन वैक्सीन ह्यूमंस के लिए भी नहीं है। ठीक है, तो देखो जेनेटिक मटेरियल किसका है? ये बन गया पैथोजन का। फिर उसके बाद हमने किसी बैक्टीरिया के अंदर घुसाया, ये जेनेटिकली, फिर क्या हुआ? जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड हुआ उसका डीएनए भी डिवाइड हुआ और फिर इसको हमने इस डीएनए को हमने एज अ वैक्सीन के तौर पर दिया। पहले में होल पैथोजन, दूसरे
दूसरे में एज अ प्रोटीन, तीसरे में डीएनए। सो दीज आर द 3 जनरेशन वैक्सीन। आई होप कि ये कहानी अभी आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है, समझ में आ गया बात। तो थर्ड जनरेशन में हेपेटाइटिस बी हैज बीन डेवलप्ड लिखा है, हेपेटाइटिस बी को हम थर्ड जनरेशन में लेके आ रहे हैं, क्लियर। एंड थर्ड जनरेशन बहुत स्पेसिफिक होती है, बहुत स्पेसिफिक, ठीक है। तो क्या क्या हुआ है, द वैक्सीन डीएनए इंजेक्ट हुआ ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन सेल ने डीएनए को रीड किया और फिर पैथोजन के लिए जो ह्यूमन रीड किया, ओहो हो, फिर एंटीबॉडी बनाई। अब यहां पर क्या वजह से ध्यान सुनना, क्या होता है, सेकेंड जनरेशन में हम बाहर से प्रोटीन डाल रहे हैं, ठीक है, हमने बाहर प्रोटीन बनाया, फिर उसको प्यूरिफाई किया, फिर उसको एज अ वैक्सीन दिया, इसमें हम डीएनए को दे रहे हैं। अब डीएनए अंदर घुसेगा तो पैथोजन का प्रोटीन शरीर के अंदर बनेगा। मेरी बात समझे, क्या बोला मैंने? सेकेंड जनरेशन में पहले डीएनए था, डीएनए के बाहर हमने बाहर प्रोटीन बनवाया, किससे? वेक्टर, और जिसके अंदर पैथोजन का डीएनए घुसा हुआ है, फिर उस प्रोटीन को प्यूरिफाई किया, उसको वैक्सीन के तौर पे दिया। थर्ड जनरेशन में हम डीएनए घुसा रहे हैं, ठीक है, कैसा डीएनए? जेनेटिकली इंजीनियर्ड डीएनए। जेनेटिकली इंजीनियर्ड डीएनए मतलब ये सेगमेंट पैथोजन का, ये किसी वेक्टर का, वेक्टर में भी ईस्ट में भी बैक्टीरिया कुछ भी हो सकता है, इसको डाला। अब जब ये अंदर जाएगा तो ये जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है रे मेरे लल्ला, बोलो मेरे साथ, डीएनए से बनता है प्रोटीन। तो शरीर के अंदर क्या बनेगा, बोलो, शरीर के अंदर बनेगा प्रोटीन। पर ये प्रोटीन कैसा होगा बच्चों? ये है पैथोजन का प्रोटीन, पर ये आपके लिए खतरनाक नहीं है, क्योंकि हमने कोई बहुत वो जो है पूरा सेगमेंट नहीं लिया है डीएनए का, ठीक है, हमने थोड़ा सा सेगमेंट लिया डीएनए का और हमने देख लिया था कि ये पैथोजेनिक नहीं है। फिर इस प्रोटीन के खिलाफ क्या बनेगी? एंटीबॉडी, ठीक है। तो मतलब सेकेंड जनरेशन में हम लोग ये यहां तक की कहानी बाहर कर रहे थे और प्रोटीन को अंदर डाल रहे थे, पर थर्ड जनरेशन में हम डीएनए को अंदर डाल रहे हैं। तो जो पूरा इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स है ना, प्रोटीन बनना, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनना, ये सब शरीर के अंदर हो रहा है। और सेकेंड, आपको पता है डीएनए वैक्सीन का फेल होने का कारण क्या है? डीएनए वैक्सीन का फेल होने का कारण यह है कि कई बार जब हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड डीएनए को शरीर के अंदर घुसाते हैं तो बॉडी प्रोटीन ही नहीं बनाने देती। तुम सोचो कि मतलब कितनी भयंकर चीज है यार, एक डीएनए शरीर के अंदर घुसा है, उसके बाद आपके शरीर में प्रोटीन बनना, उसके बाद एंटीबॉडी बनेगी, तो कोई ना कोई बीच में कुछ ना कुछ हिंड्रेंस आता ही है और प्रोसेस फेल हो जाता है। पर थर्ड जनरेशन वैक्सीन जो होती हैं, इनका इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स इस सबसे सटीक होता है। फर्स्ट जनरेशन सबसे सटीक, थर्ड फिर सेकंड फिर फर्स्ट, ठीक है। होती तो सारी अच्छी है। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन हम थर्ड जनरेशन से बना रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब आप आखिरी में मैं आपको समझाती हूं पैसिव इम्यूनाइजेशन। क्लियर हुआ? सेकंड जनरेशन में क्या पढ़ा हम लोगों ने? तो हम क्या करते हैं, सरफेस एंटीजन प्रोड्यूस फ्रॉम, ये तो ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कंपोनेंट्स जो होते हैं इनके खिलाफ हम एंटीबॉडी बनाते हैं सेकंड में, और डीएनए जो प्रोटीन बनाता है अंदर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाते हैं शरीर के अंदर इन द थर्ड जनरेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था। टिटनेस का जो इंजेक्शन होता है, ठीक है, पैसिव इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है, हम लोगों ने पढ़ा है ना, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी? वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इनेट एंड एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का एक दूसरा क्लासिफिकेशन मैंने आपको पढ़ाया है कि एक्वायर्ड के 2 टाइप्स होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। एक होता है आपका, कौन सा बोलो मेरे साथ, एक्टिव। एक कौन सा होता है, पैसिव। एक होती है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, एक होती है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। एक होती है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, एक होती है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, माँ जो बच्चे को दूध पिलाती है उसको फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर को क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम। उसमें कौन सा एंटीबॉडी होता है? क्वेश्चन आएगा नीट में, क्वेश्चन आएगा स्कूल एग्जामिनेशन में, फिर फंसना, शिवराम बताया नहीं तो क्या हो गया, ठीक है, आईजीए एंटीबॉडी, ठीक है। जब माँ से बच्चे में जाती है एंटीबॉडी, कौन सी एंटीबॉडी? आईजीजी, प्लेसेंटा। ये भी नेचुरल पैसिव है, आप बच्चा नहीं बना रहा है, माँ दे रही है उसको। और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? टिटनेस, एंटी टिटेनस सीरम पढ़ा था, टिटनेस के लिए जो लगाते हो आप, ओके। तो उसमें बाहर से एंटीबॉडी पिला ली जाती है, पर ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, ओके। सो When performed antibodies जो ऑलरेडी बनी हुई है इंजेक्ट की जाती है, ये क्विक इम्यून रिस्पॉन्स देती है। मतलब टिटनेस का इंजेक्शन, अब तुम सोचो कि तुम्हारे टिटनेस क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनाई घुसा हुआ है, तुम उसके खिलाफ वैक्सीन लगाओ, वो वैक्सीन एंटीबॉडी बनाए, तब तक तो आदमी निकल ही लेगा। तो इसलिए हम एक रेडीमेड एंटीबॉडी दे देते हैं कि भैया तू टेंशन मत ले, तुझे नहीं एंटीबॉडी बनाना, ये किल कर देंगी। इसीलिए टिटनेस का इंजेक्शन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। हर 6 महीने में एक टिटनेस का इंजेक्शन आपको लगवाना चाहिए, क्योंकि 6 महीने के बाद जो एंटीबॉडी आपको पिलाई गई है, जो इंजेक्शन के पिलाई मतलब इंजेक्शन के थ्रू दी गई है, ये खत्म हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती हैं। तो ऐसे इंजेक्शन जो होते हैं ये है तो वैक्सीन ही, ठीक है, पर बेसिकली इट इज अ पैसिव इम्यूनाइजेशन। आपकी एक्टिवली आपकी बॉडी इन्वॉल्व नहीं है इसमें, ठीक है। तो पर्सन इंजेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब्स एज इन टिटेनस टू विच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड, जहां पे हमको क्विक इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए, डायरेक्टली परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज को हम भेज देते हैं।
ठीक है, डन है, और फिर उसके खिलाफ जो है आपके किलिंग हो जाती है पैथोजन की। ओके, नाउ अब आपके एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, क्या बोलती है एनसीईआरटी वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन की। प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द, अच्छा कैसे बनेगा वैक्सीन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड, ये सब हम जो है बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, तो टेंशन नहीं ले हो, ठीक है। वैसे मैंने आपको समझा दिया है, आई होप कि आपके दिमाग तक बात घुस गई होगी कि क्या होता है वैक्सीनेशन। एनसीईआरटी में तो थोड़ा सा ही दिया हुआ, चलो देखते हैं क्या है। द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। मेमोरी कैसी बन रही है? इन वैक्सीनेशन प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स और पैथोजन इनएक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजेंस आर इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन द बॉडी अगेंस्ट दीज एंटीजन, ठीक है, वुड न्यूट्रलाइज अ पैथोजेनिक एजेंट ड्यूरिंग फर्स्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। वैक्सीन ऑल्सो जनरेट मेमोरी, कौन सी मेमोरी? बी एंड टी सेल मेमोरी बोथ। ये पैथोजन को जो है ये कब रिकॉग्नाइज करती है? जब दोबारा आता है, रियल वाला आ जाता है, ठीक है, ओके। और फिर मैसिव प्रोडक्शन होता है एंटीबॉडीज का। इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब्स, ठीक है, टू विच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड, जहां पे क्विक इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए, जैसे कि टिटेनस, वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट द एंटीबॉडीज, ठीक है, एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन्स, अ प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडीज टू द टॉक्सिन, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, या तो आप डायरेक्टली एंटीबॉडीज दे दो उसको, या तो एंटीटॉक्सिन्स दे दो। एंटीटॉक्सिन, ये आ चुका है बेटा सवाल, ये आ चुका है। एंटीटॉक्सिन क्या होता है? प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडी टू द टॉक्सिन। एक हम ऐसा टॉक्सिन्स के लिए एंटीबॉडी बना दी है, उसको दे रहे हैं। इवन इन द केस ऑफ स्नेक बाइट, द इंजेक्शन टू विच गिवन टू द पेशेंट कंटेंट प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्नेक वेनम। तो जो सांप का जहर होता है उसके खिलाफ हमने एंटीडोट, कहते हैं ना एंटीडोट लगाओ, क्रिश रिश मूवी में देखो, इसका एंटीडोट, तो मेरा एंटीडोट क्या है? एंटीडोट्स आर नथिंग, दीज आर द प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज। हम उसको पिला देते हैं ताकि पेशेंट बच जाए, नहीं तो सांप के जहर से मर जाते हैं आदमी, ठीक है। तो मैडम इतने सारे सांप हैं इंडिया में, जो सांप पाए जाते हैं ना, जो जहरीले होते हैं, जो कोबरा वोबरा, इनके खिलाफ अपन ने एंटीडोट बना लिया है भैया, है ना, तो वो एंटीबॉडीज दे देते हैं, ठीक। चलो आ जाओ। अब उसके बाद दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड एज पैसिव इम्यूनाइजेशन, राइट। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज हैज फॉलोड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ द पैथोजन इन बैक्टीरिया एंड यीस्ट, ठीक है। Vaccines produced using this approach allow large scale production, hence greater availability of immunization. Example is hepatitis B produced from yeast. बेटा देखो ध्यान से, आजकल हम सेकेंड जनरेशन वैक्सीन्स का बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं। पूछो क्यों? इसलिए बेटा जी, क्योंकि जो पहले जनरेशन की वैक्सीन थी उसमें आपको पैथोजन चाहिए। अब इतना पैथोजन कहाँ से लाओगे जी? ये बहुत है ना कि मान लो जैसे अपन को पोलियो लाना है, पोलियो इज अ फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। अब पोलियो वाली जो वैक्सीन है उसके लिए उतना पोलियो वायरस चाहिए अपने को, ठीक है, पहले वायरस उगाओ। तो ये जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन होती हैं इसमें हम मास स्केल प्रोडक्शन, इसीलिए कोविड के हर इतने सारे टीके कैसे बनते हैं यार। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि एक हमने एंटीजन लिया, ठीक है, ये एंटीजन है, और ये हमने लिया, ये आपका एंटीजन है और ये है आपका ईस्ट। हमने क्या किया है, बोलो मेरे साथ, क्या बोले मैडम? जय माता दी बोल दो जो मन करे। अब इसके बाद हमने क्या किया है बच्चों, हमने कुछ नहीं किया है, इस ईस्ट के अंदर ये वाला जो एंटीजन है इसको घुसा दिया है। ये ईस्ट का डीएनए है, ठीक है बेटा, ये किसका, मान लो ये ईस्ट है, ठीक है, ये दूसरे कलर का ईस्ट बना देती हूँ, नहीं तो फिर बोलोगे मैडम सब काला ही बना रखा है। ये ईस्ट है, ठीक है, ठीक है, ये ईस्ट का डीएनए है, ये पैथोजेनिक डीएनए है, ठीक है, लिख देती हूँ यहाँ पे पैथोजेनिक डीएनए। डन है बच्चों। अब क्या होगा बोलो, अब ईस्ट के अंदर क्या बनेंगे, बहुत सारा, ईस्ट के अंदर क्या बनेगा, प्रोटीन, ठीक है, इस ईस्ट के अंदर बहुत सारा क्या बना, प्रोटीन, ठीक है, डीएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन है इसमें कैसी प्रॉपर्टी है, इट इज अ मिक्स्ड प्रोटीन। कैसा बनेगा, मिक्स टाइप का प्रोटीन बनेगा, जिसमें ईस्ट का भी प्रोटीन रहेगा, ईस्ट का भी प्रोटीन रहेगा बच्चों, और इसमें किसका प्रोटीन रहेगा, प्लस इसमें आपके पैथोजन का भी प्रोटीन रहेगा, पैथोजेनिक प्रोटीन। अब क्या करो इसको, अब क्या करो बेटा, इसको प्यूरिफाई करो, ऐसे मत डाल देना नहीं तो आदमी मर जाएगा, ओके। इसको प्यूरिफाई करो, ठीक है, इसको प्यूरिफाई करो, और उसके बाद ये जो आपको प्रोटीन मिला है यहाँ पे, इसको एज अ वैक्सीन के तौर पे लगाओ, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि भैया, अब देखो ध्यान से, ध्यान सुनना, अब होगा ये कि ये ईस्ट जब रेप्लिकेट करेगा, यहाँ पर एक ही ईस्ट थोड़ी बनेंगे, यहाँ पर बहुत सारे ईस्ट बनेंगे, ये ईस्ट, ये ईस्ट, ये ईस्ट, इन सब के अंदर प्रोटीन होगा। अब हमारे पास पहले इतने, हमारे पास एक ही डीएनए थे, पर उससे कितने सारे, कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन बना, तो हम बहुत सारा वैक्सीन बना सकते कि नहीं बना सकते हो। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जब हम करते हैं, एक डीएनए से जब मास स्केल प्रोडक्शन करना होता है वैक्सीन का, तो नॉर्मली हम यही मेथड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अभी जो भी वैक्सीन होते हैं दे ऑल आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज वाले, ठीक है। चलो, सो बच्चों आज हमने
सीखा वैक्सीन के बारे में एंड इम्यूनाइजेशन के बारे में, ठीक है। एनसीईआरटी के भी एक एक लाइन अपन ने कवर की। आई होप कि आपको मजा आया होगा पढ़ने में, ठीक है। कौन सी वैक्सीन सबसे अच्छी, डीएनए वाली, पर वो हम अभी यूज नहीं करते। कौन सी यूज कर रहे हैं, सेकेंड जनरेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको मास स्केल प्रोडक्शन चाहिए होता है। फर्स्ट जनरेशन अगर आप करोगे तो उतना पैथोजन पहले ग्रो करना पड़ेगा, ठीक है, फिर उसको वैक्सीन के तौर पे करना पड़ेगा। रिकॉम्बिनेंट में होता है कि रिस्क कम रहता है और इफेक्ट बहुत अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि वायरस है, मान लो शरीर के अंदर जाके नहीं अच्छे से प्यूरिफाई हुआ, नहीं अच्छे से हीट किल्ड हुआ, नहीं अच्छे से एटेन्यूएट हुआ, तो अंदर जाके एक्टिव हो सकता है। इनमें क्या होता है, इन्फेक्शन होने के चांस नहीं होते। सो बच्चों, आज हम लोगों ने सीखा वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के बारे में। अगर आप इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों मेरे बेहतरीन लेक्चर्स चाहते हैं तो क्यों नहीं आते हैं, कहां पर, मैग्नेट ब्रेन्स पर जाइए, वेबसाइट को विजिट करिए, क्लास 12 पे क्लिक करिएगा बच्चों, सारे चाहिए, मेरी फोटो पे भी कर लेना, ठीक है, ये सबका देख सकते हो पर आपको बायो पढ़ना है, ओके। सारे चैप्टर्स को देखिए, सारे चैप्टर में जो मन करे वो पढ़िए बच्चों, सब कुछ अरेंज है, बस देखते जाइए, ठीक है। दूसरों को बताइए कि शिप्रा मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है। अगर आप मेरी बात आपके दिल तक पहुंच जाए तो इससे अच्छा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जितनी मेहनत मैंने की, मैं चाहती हूं कि उससे ज्यादा आप करिए और नीट में सिलेक्ट हो जाइए और अपने एग्जाम में टॉप कर जाइए। सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन मेरे प्यारे बच्चों, तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।